देखिए मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो डील करूंगा मैं। और मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है आप सभी को पता होगा, बहुत बड़ा सेक्शन है वो, और वेटेज भी बहुत बड़ा है उसका। मैथ्स और रीजनिंग का अगर आप वेटेज देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा है, खास करके मेंस में। पता तो होगा सिलेबस क्या है प्री का, सिलेबस क्या है मेंस का। इन 4 पदों की अगर मैं बात करूं, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, ज्यादातर पद तो सब इंस्पेक्टर के ही हैं इस बार। ज्यादातर पद जो हैं 341 पदों में ज्यादातर पद तो सब इंस्पेक्टर के ही हैं और कुछ पद सूबेदार के हैं। इन 4 पदों की बात अगर करूं मैं तो सिलेबस आप सभी ने देखा होगा, प्री में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, मेंस में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, कितने पेपर होंगे। मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्री तक कितना पढ़ना है, प्री के बाद कितना पढ़ना है, क्योंकि ये जो बैच है इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराएंगे हम। प्री प्लस मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा इसमें, लेकिन प्री तक कैसे पढ़ा जाए, प्री के बाद कैसे पढ़ा जाए, वो सब बातों पर आज चर्चा करूंगा मैं। तो आज पूरा सिलेबस बताऊंगा आपको, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस पे ही चर्चा करूंगा। कल से पहले टॉपिक पे काम चालू कराऊंगा। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उस एग्जाम के स्ट्रक्चर और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कोई मतलब भी निकलेगा। अभी रीजनिंग में चालू कर दूंगा, पहला टॉपिक ये है, लेकिन आपको वेटेज का ही नहीं पता कि उस टॉपिक से कितने प्रश्न प्री में आएंगे, कितने मेंस में आएंगे, वो टॉपिक है कहां पर, तो कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा आज मैं, कि क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में, क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में, मेंस में अलग क्या है, ये सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक जनरल अगर जानकारी मैं आपसे पूछूं कि प्री में कितने प्रश्न आएंगे, तो ये सारी जानकारी तो पता होंगी आपको। प्री में टोटल कितने प्रश्न आने हैं, गणित के 10 प्रश्न, ये सब जानकारी तो पता होगी। प्री में 100 प्रश्न आने हैं, जिसमें गणित के 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है ना, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब 30 नंबर का हो गया आपका गणित, 30 नंबर का। रीजनिंग की बात करूंगा अगर मैं, रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग का भी कितना प्रश्न आएगा, 10 प्रश्न आएगा। प्रत्येक प्रश्न यहां पे भी 3 अंक का है, मतलब कि 30 अंक का रीजनिंग है। 10 प्रश्न गणित के और 10 प्रश्न रीजनिंग के। 100 प्रश्नों में 10 प्रश्न गणित के हैं और 10 रीजनिंग के। तो प्री में भी ठीक वेटेज है, कम वेटेज नहीं बोल सकते इसको, 20% वेटेज हो गया, देख सकते हैं। 100 प्रश्नों में 10 गणित के और 10 रीजनिंग के, मतलब टोटल 20% वेटेज है गणित और रीजनिंग का। तो प्री में भी ऐसा छोटा मोटा वेटेज नहीं है, 20 प्रश्न बहुत होते हैं। 100 में अगर 20 प्रश्नों की बात करूं तो बहुत होते हैं। टोटल 100 प्रश्न आने हैं, ये सभी को जानकारी होगी कि टोटल 100 प्रश्न आने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब कि प्री जो होगा वो 300 नंबर का होगा। सही उत्तर के लिए 3 नंबर दे रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग लिखा तो नहीं है विज्ञापन में, नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ लिखा नहीं है विज्ञापन, अगर आप पढ़े होंगे तो, लेकिन पिछले बार नहीं था तो इस बार भी नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही उत्तर के लिए 3 नंबर दे रहा है। 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। तो इन 100 प्रश्नों में गणित के 10 प्रश्न है और रीजनिंग के 10 प्रश्न है। तो प्री में तो अगर देखा जाए तो दोनों का वेटेज बराबर है, गणित का भी 10 प्रश्न और रीजनिंग का भी 10 प्रश्न। क्या क्या पढ़ना है समझाऊंगा, उस पर अभी बात करूंगा मैं, फिलहाल मैं वेटेज की बात कर रहा हूं। तो प्री में तो वेटेज दोनों का सेम ही है। इसके अलावा पता होगा ना, 100 प्रश्नों में 35 प्रश्न आएंगे इंडियन जीएस के, ये सब तो पता होगा। इंडियन जीएस के 35 प्रश्न, इंडियन जीएस में सब कुछ पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, समझ आ रहा है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, खेलकूद, ये सब मिला जुला के 35 प्रश्न। 25 आपके छत्तीसगढ़ जीएस के हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़। एक एक्स्ट्रा टॉपिक नक्सलवाद उसमें जोड़ा है छत्तीसगढ़ में, बाकी संपूर्ण छत्तीसगढ़ पढ़ना है आपको। 10 आपके हिंदी के हैं, 5 इंग्लिश और 5 कंप्यूटर। तो ये हो गए आपके 60, 10 70 और ये 10 80, गणित के 10 और रीजनिंग के 10। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो प्री में तो वेटेज दोनों का बराबर है, 10-10 प्रश्न है। लेकिन मेंस में जब आएंगे ना, तो यहां पे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। मेंस में जब आएंगे तो मेंस में पेपर नंबर 3, पेपर 3 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, सभी लोग देंगे इस पेपर को, चाहे आप किसी भी पद के लिए जाएं, सभी लोग इस पेपर को देंगे। पेपर नंबर 3 जो कि योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है। योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण,
एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, यहां पर 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 200 नंबर का ये पेपर है, 200 नंबर का ये पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिक्कत वाली बात यही है कि समय 2 घंटे का है, ये दिक्कत वाली बात है इसमें। 100 प्रश्न प्योर मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 100 प्रश्न। योग्यता परीक्षण का मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट मैथ्स और रीजनिंग, 100 प्रश्न प्योर मैथ्स और रीजनिंग के हैं। सबसे बड़ी समस्या समय को लेकर के है, 2 घंटे का समय है बस आपके पास, 2 घंटे का। अब यहां पर आप देखेंगे ना, इन 100 प्रश्नों में, इन 100 प्रश्नों में मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं, लेकिन आप यहां पे देखेंगे लगभग 70 से 80 प्रश्न जो बनेंगे, 70 से 80 प्रश्न जो बनेंगे ये रीजनिंग के होंगे, 70 से 80 प्रश्न ये रीजनिंग के होंगे। लगभग 20 से 30 प्रश्न के आसपास मैथ्स के बनेंगे। यहां पर रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा हो गया, देखिए 70 से 80 प्रश्न रीजनिंग के हैं। पिछले बार भी लगभग 75-80 प्रश्न रीजनिंग के आए थे। और सिलेबस अभी दिखाऊंगा मैं, जो विज्ञापन में है, वहां पर मेंस का पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो रीजनिंग दिखेगा आपको, 2-3 पॉइंट मैथ्स के दिखेंगे, तो 80 प्रश्न मान के चलिए, कम से कम 75 से 80 प्रश्न आपको रीजनिंग के दिखेंगे और 20 से 30 प्रश्न आपको मैथ्स के दिखेंगे। यह है आपका मेंस का पेपर नंबर 3। तो रीजनिंग का वेटेज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा हो गया, देख सकते हैं लगभग 150 नंबर का, 160 नंबर का 200 में रीजनिंग आएगा। मेन मार्क खाए थे बच्चे यहां पर समय को लेकर के, समय 2 घंटे का था। जबकि पेपर नंबर 2 देखेंगे, जीएस का जो पेपर है, थोड़ा सा यही आश्चर्य लगा था पिछले बार भी कि पेपर नंबर 2 देखेंगे तो जीएस का पेपर है सामान्य अध्ययन का, वहां पर भी 100 प्रश्न ही पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब वहां पर भी 200 नंबर का ही पेपर है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह थी कि यहां पर समय कितना दिया है आपको, 3 घंटा। ये थोड़ी आश्चर्य वाली बात थी, यहां पर समय आपको 3 घंटे का दिया है। पिछले बार तो ऐसा लग रहा था कि गलती से ऐसा उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, गलती से ऐसा हो गया है, 3 घंटा बल्कि यहां देना चाहिए था उनको, यहां पे 3 घंटा दिए हैं। तो इस बार लग रहा था कि विज्ञापन में कुछ करेक्शन करेगा क्या पता, लेकिन वही सेम पिछली भर्ती परीक्षा को एज इट इज उठा के डाल दिया है। तो पिछली भर्ती परीक्षा को एज इट इज उठा के डाल दिया है। तो पेपर 2 जो है जीएस का, जो सामान्य अध्ययन जिसमें छत्तीसगढ़, भारत, करंट अफेयर सब कुछ मिला करके पढ़ना है, ये 3 घंटे का है। और जो योग्यता परीक्षण जहां पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपका 2 घंटे का है। तो यहां पर रीजनिंग में काम बहुत करना होगा आपको, रीजनिंग में भरपूर काम करना होगा। रीजनिंग से ही काम चालू कराऊंगा आपका मैं। देखो अभी 1 घंटे की क्लास चल रही है मेरी, लेकिन ये 2 घंटे होगी नेक्स्ट वीक से। हर बैच में ऐसा ही हुआ है, शाम को भी जो बैच चालू हो रहा था, पहले वीक केवल 1-1 घंटे क्लास लिया, लेकिन 1 घंटे से कम होगा नहीं, जान रहे हैं आप लोग। 4 घंटे क्लास रहेगी, हो सकता है 8 बजे से आपका क्लास शिफ्ट कर दें, या फिर उधर 1 घंटा बढ़े, 8 बजे से ही जहां तक शिफ्ट होगा क्लास, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 1 घंटे रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में कुछ होगा ही नहीं, कम से कम 2 घंटा मेरे को चाहिए होता है। और 4 दिन मेरी क्लास यहाँ रहती है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को बिलासपुर में रहती है। तो 4 दिन क्लास लूंगा तो 2-2 घंटे की क्लास मेरे को चाहिए ही होती है। तो शाम वाले बैच में भी जो एसआई भर्ती का चालू हुआ था, शुरुआत में पहले वीक 1-1 घंटे क्लास लिया था, लेकिन अगले वीक से 2-2 घंटे क्लास हो गई। उसमें 2-2 घंटे क्लास में काफी कुछ खिंचा जाएगा, तो वो जल्दी ही 2-2 घंटे की क्लास हो जाएगी मेरी। रीजनिंग से ही काम चालू कराऊंगा, क्योंकि रीजनिंग आप देख सकते हैं कि यहां पर भी 10 प्रश्न है और यहां पर तो बहुत बड़ा वेटेज है। और लोगों को रीजनिंग थोड़ा आसान लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि रीजनिंग मैथ्स की तुलना में टफ है, मेरा मानना है। रीजनिंग लोगों को आसान लगता है, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि रीजनिंग आसान है मैथ्स की तुलना में, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना, जैसे मान लो कोई कोड को डिकोड करना है आपको, अब वो टफ कोडिंग आ गया तो आपसे नहीं बनेगा, मतलब लॉजिक नहीं मिल पा रहा है आपको। सीरीज आ गया, मान लो कोई सीरीज आ गया, नंबर सीरीज, अब उसका लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, तो वो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, कितना भी हाथ पैर मार लो वहां पे। जैसे लुप्त पद का प्रश्न आ गया, मिसिंग टर्म का, एक बॉक्स बना दिया, मिसिंग टर्म का प्रश्न आ गया, लुप्त पद का, ये सारे पद दे करके ये पूछ लिया, लॉजिक नहीं मिल रहा है तो कितना भी हाथ पैर मार लो, वहां पे नहीं बन रहा है वो प्रश्न। मतलब लॉजिक नहीं मिला तो प्रश्न छूटेगा, कोड को डिकोड नहीं कर पाए प्रश्न छूटेगा। बहुत बड़ा डायग्राम दे करके बोला कितने त्रिभुज हैं, 50-55 त्रिभुज गिनने पड़ गए, तो वो प्रश्न छूटेगा आपसे। मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में क्या है, प्रतिशत को, लाभ हानि को पढ़ के बैठे हो, तो उसके प्रश्न अगर आते हैं तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लोगे आप। कहने का मतलब कोई ना कोई ट्रिक लगा लोगे, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा लोगे, बेस पकड़े हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को बना लोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप, समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। कुछ ना कुछ करके आप प्रश्न को बना ही लोगे, दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, रीजनिंग में लॉजिक्स ढूंढने में, कोड को डिकोड करने में समस्या आती है,
तो वही बोल रहा हूं मैं कि रीजनिंग थोड़ा सा अलग चीज है, रीजनिंग में अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। अभी दिखाऊंगा ना चैप्टर आपको, रीजनिंग में आपको पूरा पूरा काम अप्रोच में करना होगा, पूरा अप्रोच पे काम चलेगा। सिखाऊंगा रीजनिंग कैसे पढ़ना है, रीजनिंग से ही काम चालू कराऊंगा, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बड़ा है। अब तैयारी कैसे करनी है देखो, अभी मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा। प्री और मेंस की अगर मैं बात करूं तो तैयारी कैसे करनी है ध्यान से समझना। अगर मैं प्री और मेंस की बात करूं तो करना क्या है आपको, प्री के एग्जाम तक, प्री और मेंस दोनों में जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। अभी बताऊंगा मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स सेपरेट हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो प्री और मेंस तक, प्री और मेंस में जितने कॉमन टॉपिक्स हैं उन पे डेप्थ पे काम करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि जैसे एनालॉजी का चैप्टर हो गया, सादृश्यता, रीजनिंग के एक चैप्टर की बात करता हूं मैं, बताऊंगा क्या होता है वो चैप्टर। रीजनिंग का एक चैप्टर है एनालॉजी, हिंदी में बोलते हैं इसको सादृश्यता, ये प्री और मेंस दोनों में है। तो इस पे ऐसा काम कर लो कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से चैप्टर तैयार हो जाए आपका। जैसे कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं, प्री और मेंस दोनों में है, तो उसको ऐसा तैयार कर लो कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार हो जाए वो। मतलब जितने कॉमन टॉपिक है प्री और मेंस में वो सारे कवर कर लो प्री के एग्जाम तक बहुत अच्छी तरीके से। जो मेंस के सेपरेट टॉपिक्स हैं, सेपरेट, जो केवल मेंस में आएंगे प्री में नहीं आएंगे, जो केवल मेंस में आएंगे प्री में नहीं आएंगे, उन पे अभी काम करने का कोई मतलब नहीं है, उन पे प्री के बाद काम करेंगे आप। हम पूरी तैयारी कराएंगे प्री और मेंस की, लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो सेपरेट मेंस में आएंगे उनको अभी पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगभग 20 25 30 घंटा रीजनिंग के टॉपिक्स लेंगे जो केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। तो उन 20 25 30 घंटा मेरे को पढ़ाने में लगेगा, फिर आपको पढ़ने में उसको समय देना पड़ेगा, समझने में समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस में समय देना पड़ेगा। तो उन पे अभी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्री में आएंगे नहीं, वो सेपरेट मेंस के हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा अभी आपको मैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, हिंदी वाले सर आएंगे तो बताएंगे, हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको जो मेंस में सेपरेट हैं। तो मेंस के लगभग 20%, मेंस का जो 20%, मेंस में 100% सिलेबस में 20% सिलेबस ऐसा है जो सेपरेट मेंस में है, प्री में नहीं है, उस पर अभी काम नहीं करना है। अभी जो अपन काम करेंगे उसमें प्री संपूर्ण हो जाएगा और मेंस का 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे जो तैयारी प्री के एग्जाम तक हम कराएंगे उसमें प्री आपका पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए प्री के एग्जाम तक, और मेंस का 80% सिलेबस आपका लगभग तैयार रहेगा। जो एक्स्ट्रा बचेगा 20-25% वो प्री के बाद समय मिलेगा उसमें कराएंगे आपका। प्री के बाद भी लगभग 60-70-80 दिन का समय देगा ही, कम से कम 45 दिन 60 दिन का समय देना ये तो नियम ही कहता है। तो 60 दिन का कम से कम समय रहेगा, उसमें तैयार करिए, क्योंकि प्री थोड़ा खतरनाक है, प्री से ही बाहर हो गए तो काहे का मेंस, काहे का फिजिकल टेस्ट, कुछ नहीं होने वाला। तो प्री को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि इस बार पोस्ट भी कम है, 341 पोस्ट हैं, तो इस बार बच्चों का सिलेक्शन भी प्री में कम ही होगा, 341 के हिसाब से ही होगा। इसीलिए प्री में थोड़ा फोकस करो, मेंस में समय देगा बीच में, वहां पर इस 20% सेक्शन को कवर करेंगे अपन। तो ये तो हो गए वेटेज की बात, कहां पे कितना वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। अब देखो सिलेबस क्या है, चलो ध्यान से समझना। पीएचडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, पीएचडी तो निकाल चुके होंगे, बचा है किसी का पीएचडी? भी आपका बचा है, आपका बचा है, आप दोनों का बचा है, बस बचा है आप लोग का। कब है आप लोग का? आप लोग का कब है? हो जाएगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है, किसी में फंस थोड़ी रहा है मामला, आप लोगों का नहीं फंस रहा है ना मामला किसी चीज में, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना, हाइट वगैरह सब ठीक है, नौकरीज वगैरह कुछ दिक्कत तो नहीं है, फ्लैट फुट कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा में वो मैनेज कर दे रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ थोड़ा मोड़ा में वो खड़े होने के तरीके को बदलेंगे अपना, और थोड़ा मोड़ा मैनेज कर दे रहे हैं, वो खुद वहाँ पे समय दे रहे हैं कि आप थोड़ा, जैसे चेस्ट वगैरह भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा समय दे रहे हैं 10 मिनट का कि आप देख लो आ जाएगा, तो वो पूरा वहाँ पे साथ दे रहे हैं। पिछले बार दिए थे। हाँ हाँ, एसएससी का थोड़ा सा देखो स्ट्रिक्ट रहते हैं सेंट्रल के एग्जाम में। हाँ वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अभी आरक्षक दिए थे क्या? आरक्षक दिए थे? और पिछले बार का एसआई दिए थे? नहीं दिए थे? हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा नौकरीज वगैरह है तो अभी बोलते हैं ना पिलो दबा के सो, अभी तो पिलो दबा के सोने में भी 15-20 दिन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा कर लो, आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा में कंसीडर कर ले रहे हैं वो लोग, परेशान मत होइए उसमें। हाइट वगैरह थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, उसमें दिक्कत ना हो आपको, हाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए जो मांगा है।
तो पीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सब आप लोग जानते ही हैं। चलो देखो, रीजनिंग के सिलेबस पे बात करता हूं। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस शीट भरपूर मिलेगा। अभी शाम वाले बैच में 3-4 प्रैक्टिस शीट दे चुका हूं, बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं उस बैच को चालू हुए। 2-3 लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छा आपको मिलते रहेगा। क्लास नोट्स बनाएंगे, क्लास नोट्स नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लास नोट्स आपका होना ही चाहिए। रीजनिंग के सिलेबस पे बात करता हूं। अभी मैं जो टॉपिक्स लिखूंगा वो प्री और मेंस दोनों में कॉमन रहेंगे, फिर आखिरी में जाके मेंस के मैं सेपरेट टॉपिक्स बताऊंगा। थोड़ा फैमिलियर करूंगा रीजनिंग के टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं सुने होंगे आप। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका नाम भी आप नहीं सुने होंगे, क्वेश्चन नहीं जानते होंगे कैसे आते हैं वहां पर, तो थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूं रीजनिंग से। मैथ्स तो जानते हैं, जैसे प्रतिशत बोलूंगा तो सुने हैं, लाभ हानि सुने हैं, लेकिन रीजनिंग में सादृश्यता बोल दूंगा, सादृश्यता, वर्गीकरण, समझ आ रहा है? तो ये सब नाम नए नए लगेंगे कि चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, सादृश्यता का मतलब क्या, वर्गीकरण का मतलब क्या, समझ आ रहा है? तो मैं थोड़ा फैमिलियर कर रहा हूं आपको, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि प्री तक क्या पढ़ना है, प्री के बाद सेपरेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कहां से कितने प्रश्न आते हैं, ये बता रहा हूं। शुरुआत में 6 चैप्टर में लिख रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण, और ये 6 चैप्टर खत्म किए ना तो आपका रीजनिंग का आधा सरदर्द खत्म हो जाएगा। ये 6 चैप्टर हर बैच में, चाहे बिलासपुर हो रायपुर हो, ये 6 चैप्टर ही शुरुआत में कराता हूं। 6 चैप्टर शुरुआत के, ये 6 चैप्टर जो मैं भी लिखूंगा प्री में, मान के चलिए 5 प्रश्न के आसपास आपको दिखाई देंगे, कम से कम 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहां से। अभी जो लिखूंगा मैं 6 चैप्टर प्री में, 5 प्रश्न 10 में से, और पीएससी के हो, व्यापम के हो, सबसे ज्यादा पसंदीदा चैप्टर यही रहते हैं। मेंस की बात करूंगा तो कम से कम 25 प्रश्न दिखेगा आपको यहां से, कम से कम 25 प्रश्न, 25 प्रश्न के आसपास मेंस में आपको दिखाई देगा यहां से, जो 6 चैप्टर लिखने वाला हूं। इन 6 चैप्टर से ही पीएससी प्रश्न पूछता है। जैसे अभी सीसेट का जो पेपर होगा, अभी जो प्री का एग्जाम होगा 22 फरवरी को, सीसेट का पेपर जो होगा उसमें, सीजीपीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा होता है, सीसेट के पेपर में लगभग 30-32 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के, 15 प्रश्न आते हैं इन 6 चैप्टर से। 30-32 में 15-17 प्रश्न आते हैं। पीएससी के हर एग्जाम को उठा के देख लीजिए, वनडे एग्जाम्स हो, पीएससी के जितने भी होते हैं, राज्य सेवा परीक्षा हो, इन्हीं 6 चैप्टर से प्रश्न पूछता है ज्यादातर। पहला जो चैप्टर है इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बार लिख लीजिए, फिर बात करता हूं मैं इन चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा है श्रेणी, सीरीज। चौथा है आपका सादृश्यता, सादृश्यता, इसको बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉजी। पांचवा है वर्गीकरण, वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और छठवां है आपका लुप्त पद, लुप्त पद, इसको बोलते हैं मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म। लिखिए, थोड़ा चर्चा करूंगा इन 6 चैप्टर के बारे में। लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म। 6 चैप्टर, सबसे खतरनाक चैप्टर है ये। अच्छा, दूसरे इंस्टीट्यूट में देखेंगे फैकल्टीज बहुत सारे मैं देखा हूं इन 6 चैप्टर पे काम ही नहीं कराते हैं आपको, बोलते हैं इन सब में लॉजिक ढूंढना है, वहीं पे देख लेना, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। लेकिन वैसा नहीं है, अप्रोच ही नहीं पता है तो ये 6 चैप्टर आपसे बनेंगे ही नहीं। अप्रोच पे पूरा खेल होगा, अप्रोच पे। थोड़ा थोड़ा बात करता हूं मैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं सादृश्यता। देखना, अभी दिखाऊंगा सिलेबस, जो सिलेबस विज्ञापन में है उनमें ये सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। सादृश्यता, जानते हैं एनालॉजी के प्रश्न कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं एनालॉजी के प्रश्न? सुने हैं इस चैप्टर के बारे में? कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें, बताइए। सादृश्यता, एनालॉजी, कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, थोड़ा मोड़ा जानते हैं क्या? फैमिलियर कर रहा हूं आपको इन चैप्टर के बारे में। इन चैप्टर की जानकारी नहीं है तो फिर कैसे करोगे काम, बताइए। कैसे प्रश्न बनते हैं, किस वैरायटी के प्रश्न बनते हैं सादृश्यता में, एनालॉजी में? ध्यान देना, एनालॉजी में किस वैरायटी के प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी, समानता, थोड़ा समझना।
एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं ताकि आगे चल के थोड़ा नया ना लगे, सुने सुने रहेंगे आप। समानता, सादृश्यता का मतलब होता है समानता। प्रश्न कैसा बनता है देखो, संख्याओं पर प्रश्न ऐसा बनेगा, जैसे ये प्रश्न मैं लिख रहा हूं, देखना ये प्रश्न, ये देखिए ये प्रश्न ऐसा, ये होता है सादृश्यता का चिन्ह। सादृश्यता का चिन्ह बोलते हैं इसको, सिमिलैरिटी होता है इसका मतलब, समानता। ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो संबंध है राइट हैंड साइड में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा संबंध है राइट हैंड साइड में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। ये सिमिलैरिटी मतलब समानता को रिप्रेजेंट करता है। ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसा संबंध है राइट हैंड साइड में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। प्रश्न कैसा आएगा पता है, जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। प्रश्न समझ आ रहा है, जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। अब यही प्रश्न जैसे संख्याओं पर आ गया, यही शब्दों पर आ जाता। कैसे आता, जिस प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। समझ पा रहे हैं, जिस प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। अच्छा, इसी का प्रश्न ऐसा आ जाता है, देखो, जिस प्रकार एलेक्स का संबंध ओसी से है उसी प्रकार एमक्यू का संबंध किससे होगा। ये देखिए, जिस प्रकार एलेक्स का संबंध ओसी से है उसी प्रकार एमक्यू का संबंध किससे होगा। मतलब एनालॉजी का प्रश्न संख्याओं पर आता है, शब्दों पर आता है और अक्षरों पर आता है, नंबर्स पे, वर्ड्स पे और ये लेटर्स पे। समझिए, बस थोड़ा सा जानकारी बता रहा हूं, थोड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आएगा कि इन चैप्टर का मतलब क्या है। थोड़ा सा फैमिलियर रहेंगे तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा। ये होता है सादृश्यता का प्रश्न। क्या लगता है आपको, इसका उत्तर क्या देंगे। जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा, 11 से। अब इतना आसान अगर होता तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा तो 9 में 2 जोड़ने पर 11 आ जाएगा, तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी। फिर तो हर प्रश्न ही आपसे बन जाते, क्योंकि कुछ ना कुछ जोड़ने में ये संख्या तो आ ही जाएगी, अरे जोड़ने पे नहीं आई तो घटाने पे आ जाएगी, तो फिर तो प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इस प्रश्न को मैं पूछता ही क्यों, ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों पड़ता। अगर इतना आसान होता ये प्रश्न कि 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा तो 9 में 2 जोड़ने पर 11, तो इस प्रश्न का मतलब ही क्या होता। फिर इतना आसान नहीं है ये, समझ आ रहा है। लॉजिकल मैनर में होना चाहिए रिलेशन। ये तो 11 बोलना ही क्राइम है इस टॉपिक में, समझ आ रहा है। 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है, समझ आ रहा है। 11 बोलना ही क्राइम है। जो कभी नहीं सुने इस चैप्टर के बारे में, पहली बार पूछने पे 11 ही उत्तर देते हैं, और जो पढ़े इस चैप्टर को वो 11 को तो उत्तर देंगे ही नहीं, क्योंकि जोड़ना डायरेक्ट ऐसा 5 में 2 जोड़े तो 7, 9 में 2 जोड़े तो 11, ये जोड़ना सीधे सीधे क्राइम है इस चैप्टर में, कर ही नहीं सकते। जो नहीं कर सकते उसमें पहली बात यही रहती है कि डायरेक्ट ऐसा 5 में 2 जोड़ के 7 और 9 में 2 जोड़ के 11 बोलना ही नहीं है। नहीं करने वाले काम में पहला काम यही होता है कि डायरेक्ट जोड़ना घटाना नहीं होता इसमें। यहां पर लॉजिकल मैनर में संबंध बनाना है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 के अंकों का योग क्या है 7, ये संबंध है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 के अंकों का योग क्या है 9, तो उत्तर क्या आता है यहां पर 9 आता। समझ आ रहा है। अब आपको अप्रोच पता होगा तभी तो सोच पाएंगे ये। सोचो ना, ये सेट करने वाला कुछ भी सेट कर सकता है, तो सेट करने वाले के हिसाब से सोचना है आपको। मतलब रिलेशन लॉजिकल मैनर में होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि 5 में 2 जोड़े तो 7, 9 में 2 जोड़े तो 11, ऐसा नहीं। एक मैनर में होना चाहिए रिलेशन। यही तो बोल रहा है, अप्रोच का खेल है पूरा रीजनिंग। इसलिए बोल रहा है रीजनिंग टफ है अगर नहीं पढ़ेंगे तो। और रीजनिंग को बुक से नहीं पढ़ सकते आप। रीजनिंग बुक में कैसे पढ़ेंगे, ये आप कैसे सोचेंगे। सर मैं कैसे सोचूं इस चीज को, आपने तो चलो बता दिया, आपने प्रश्न लिखा था, आपने बता दिया, मैं कैसे सोचूं इस बात को कि 5 का वर्ग 25 और 25 के अंकों का योग 7, 9 का वर्ग 81, 81 के अंकों का योग 9, ये तो आपने बता दिया सर, हम कैसे सोचेंगे। तो उसी का अप्रोच लिखवाऊंगा पूरा, मैं आपको पूरा अप्रोच पे काम कराऊंगा। ये प्रश्न आज आपको टफ लग रहा है, आने वाले समय में सबसे आसान लगेगा ये प्रश्न आपको। नंबर्स दिखने लगेंगे आपको,
5 दिखा तो 25 आपको दिखेगा तुरंत, 125 आपको दिखेगा तुरंत। पीएससी का प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, देखना पीएससी 2020 का प्रश्न देखना, 7 का संबंध 336 से है तो 11 का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न पूछा था पीएससी ने 2020 में। 2020 का प्री का पेपर देखना, 7 का संबंध 336 से तो 11 का संबंध किससे। तो आप बोलेंगे सर 7 मेरे को दिखा ना, 7 मेरे को दिखा तो 343 तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा आ गया मेरे दिमाग में, 7 का क्यूब। समझ आ रहा है, एकदम रटा जाएगा वो। अभी लग रहा है नया आपको, अभी लग रहा है दिक्कत आपको, रटा जाएगा देखना। तो अगले 15 दिन यही सब चैप्टर में खेल चलता है, एकदम रटा जाएगा। सर 7 मेरे को सोते सोते भी कहीं मैंने नजर आया ना, सपने में भी 7 आया तो 7 के साथ 49 और 343 तो साथ में आएंगे मेरे। कहीं भी आपको चलते फिरते भी 7 दिखा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो 49 और 343 तो आपको तुरंत साथ ही साथ दिखाई देगा। अब देखो 7 से 336 जाने का रास्ता, 7 का क्यूब 343 पहुंच गया पास में इसके। 336 लाने के लिए 343 में कितना घटाना पड़ेगा, 7। इसका मतलब 7 से 336 कैसे लाया हूं मैं, 7 का क्यूब में से 7 कम किया। ये लॉजिकल मैनर में रिलेशन बना। तो यहां पे 11 का क्यूब करूंगा 1331 और उसमें 11 कम करूंगा 1320 उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान लगेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर हम कैसे सोचेंगे। तो 7 का वर्ग 7 का क्यूब, मतलब कहीं भी आपको 7 दिखा और 300 से 400 के बीच का डेटा दिखा, तुरंत आपको 7 का क्यूब याद आएगा, ये क्या होता है 343, ऐसे याद आएगा, एकदम रटा जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है वो, अप्रोच उसी को बोल रहा हूं। रीजनिंग बहुत टफ है, खास करके 6 चैप्टर देखना ना, इन 6 चैप्टर को पढ़ लोगे ना तो आधा टेंशन दिमाग से खत्म हो जाएगा रीजनिंग का। क्योंकि इन 6 चैप्टर में केवल लॉजिक ढूंढना है आपको, केवल लॉजिक। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो, यही चलने वाला है। तो यही प्रश्न आपका शब्द पर आएगा। शब्द पे आया तो मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से कैसे है, तो एक मैनर में होना चाहिए। मैनर क्या, मध्य प्रदेश का क्या है, राजधानी। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ। यहां पर एक मैनर में एलेक्स का संबंध ओसी, तो एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ओ। बताऊंगा एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ओ। एल का अपोजिट अक्षर होता है ओ, और एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी। तो यहां पर एम का अपोजिट क्या बोलता है, एन, और क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे। ये सब बताऊंगा मैं आपको। मैं बस अभी फैमिलियर कर रहा हूं कि चैप्टर में प्रश्न कैसे आते हैं, जिससे थोड़ा जाने तो कि रीजनिंग है क्या। अभी तो आपको चैप्टर के नाम भी नहीं पता है, समझ आ रहा है, तो वो सब जानेंगे आप। तो ये एनालॉजी के प्रश्न हैं, ये 3 वैरायटी के प्रश्न आते हैं। लेवल को और बढ़ाएंगे, देखना ये तो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि सर ये प्रश्न तो पूछो ही मत, क्योंकि ये तो हमको पता ही है कैसे बनना है, इतना रटा जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है एनालॉजी में ही, एक और आता है जिसको बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी। एक और आता है ग्रुप एनालॉजी, इसको बोलते हैं समूह सादृश्यता। एनालॉजी में 3 टाइप के प्रश्न, ये एक और आता है इसमें ग्रुप एनालॉजी, इसको बोलते हैं समूह सादृश्यता। इसमें प्रश्न कैसा आता है, जैसे आपको 3 संख्याओं का एक सेट दे देगा, 3 संख्याओं का एक सेट दे देगा, 3 संख्याओं का। जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल के लिए 3 दे दिया, 4 दे दिया, 25 दे दिया, ऐसा 3 संख्याओं का एक सेट दे दिया। अब इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है आपको, इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है, और फिर देखना है कि दिए गए ऑप्शन में, फिर आपको यह देखना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में सेम वैसा ही रिलेशन लग रहा है। जैसे यहां पर रिलेशन क्या बनाता मैं कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग को जोड़ने पर क्या आता है, 25। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 25। मतलब इन दोनों के वर्गों का योग है ये तीसरी संख्या। तो वैसा ही संबंध कौन से ऑप्शन की 3 संख्याओं में बन रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी, समूह सादृश्यता। ये है आपका एनालॉजी का चैप्टर, पीएससी का सबसे पसंदीदा चैप्टर है ये। एसीएफ का पेपर देखिए 3 ठो प्रश्न, प्री में देखिए हर साल 2 प्रश्न 3 प्रश्न आता है यहां से। पीएससी का एकदम पसंदीदा चैप्टर में से एक है ये, और आपके सिलेबस में भी लिखा है। समझ आया प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा। तो सादृश्यता का मतलब होता है एनालॉजी, मतलब समानता या सिमिलैरिटी। आपको देखना है, जैसे बहुत सारे बच्चे तो पढ़े नहीं होते ना, तो क्या कर देते हैं कि ये समानुपात बोल देते हैं इसको। समानुपात सुने हैं, प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात वाला। तो वो क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं 5/7 बराबर 9/x, यहां से x का वैल्यू ऐसा निकालते हैं 63/5। ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं रहता, ये दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं रहेगा ये एनालॉजी का प्रश्न है ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तुक्का मारेंगे, जैसे आप लोग भी तुक्का मारेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो
क्योंकि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का मारेंगे ही। अब बहुत सारे यूट्यूबर आपको सिखाए रहते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मारना, तो आप क्या करेंगे, 5 का संबंध 7 से है सर, तो 9 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में 9 भी है, सबसे पहले तो 9 को ही काट देंगे आप, क्योंकि आप बोलेंगे 5 का संबंध 7 से है तो 9 का 9 से तो नहीं होगा, 9 को तो काट दो पहले ही, मतलब वो आपने काटा जो उत्तर होना था उसी को आपने सबसे पहले काटा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये थोड़ी यार कि कुछ नहीं पता है प्रश्न के बारे में, प्रश्न के बारे में कुछ पता हो तब तो ऑप्शन को अपन एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पर तो आप शुरू में ही 9 को काटते हैं, सबसे पहले 9 को ही काटते हैं आप, 9 को तो उत्तर नहीं मारते आप, तुक्का मारते। तो ईमानदारी से बताओ कौन मारता 9 को, 5 का संबंध 7 से है तो 9 का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन में 9 लिखा होता तो 9 को उत्तर मारते क्या आप, सबसे पहले 9 को काटते आप, और उत्तर देखो 9 ही होना है इसका। तो ये सब अप्रोच सीखना है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कहां पे क्या लगाना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, तो पूरा खेल अप्रोच का है, तो पूरा अप्रोच आपको सिखाऊंगा मैं, उसका चिंता मत करो, सब बनेगा। ये सब तो एकदम ऐसा लद्दू फद्दू क्वेश्चन लगेंगे आपको, ये सब में तो आपको ये सब तो देख के रटा रहेगा, रटा रहेगा, देखना ना अगला अभी 7-8 दिन आप बने रहोगे ना, ये सब तो रटा रहेगा, LOXC PKRI ऐसे रटे रहेगा, कौन किसके अपोजिट, प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू रटे रहेगा। थोड़ा 10 दिन का समय देना, ये सब खेल एकदम सीख जाओगे आप। ये चैप्टर हो गया सादृश्यता। ये जानते हैं क्या होता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, बहुत पूछता है इसको भी। ये चैप्टर क्या होता है बताओ मेरे को, जानते हैं कोई, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें, इसमें जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, 3 वैरायटी के प्रश्न आएंगे इसमें भी, नंबर्स पे, वर्ड्स पे और लेटर्स पे। कैसे प्रश्न आएंगे देखो, 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, इस प्रकार से दे दिया मैं 4 ऑप्शंस, देखना देखिएगा 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, ये 4 ऑप्शंस मैं आपको दे दिया, मैं बोला इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, समझ आ रहा है। वर्गीकरण का मतलब होता है विषम को पहचानिए, अलग को छांटिए। ऐसे प्रश्न देखे होंगे व्यापम में, पीएससी में आप लोग, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी है, 3 में एक सिमिलैरिटी है, 3 में एक सिमिलैरिटी, मान लो यहां पे 170 दे दिया मैं, तो ऑप्शन कैसा आएगा, 144, 256, 196, 170। मैं बोला इन चारों में से 3 में एक समानता है, 3 किसी प्रकार से सिमिलर हैं और एक संख्या अलग है, वो अलग को पहचानो। कौन अलग दिख रहा है इसमें, 170, क्यों, क्योंकि ये 12 का वर्ग है, ये क्या है 16 का वर्ग, ये 14 का वर्ग, ये किसी का वर्ग नहीं है। ऐसे प्रश्न समझ आ रहा है, यहां भी लॉजिक ढूंढना है। 3 सिमिलर किस प्रकार से हैं, आलू, टमाटर, मूली, गाजर, ऐसा दे देगा 4 शब्द, बोलेगा चारों में से 3 में क्या है एक सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी क्या होगी, 3 जमीन के अंदर उगते होंगे और एक जमीन के बाहर। जैसे 4 में से 3 धातु होंगी और एक क्या होगा, मिश्र धातु। जैसे 4 में से क्या होंगे, 3 शहर राजधानियों को बता रहे होंगे और एक नॉर्मल शहर होगा। समझ पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन, 4 में से विषम को पहचानिए, विषम मतलब 3 में एक सिमिलैरिटी होगी, 3 में सिमिलैरिटी क्या है, चौथा उनसे अलग क्या है। जैसे मैं 4 शहरों के नाम दे दिया, 4 अलग अलग राज्यों के 4 शहर दे दिया मैं आपको, जिसमें से 3 शहर क्या होंगे, राजधानियों को बता रहे होंगे, एक राजधानी नहीं होगा। समझ आ रहा है, 4 में से 3 धातुएं होंगी और एक क्या होगा, मिश्र धातु होगा, मेटल और एलॉय। ऐसा बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। ऐसे ही अक्षरों में 4 ऐसा पेयर दे दिया आपको, ये देखिए इस प्रकार से, जैसे मैं दे दिया AZ, जैसे मैं दे दिया LO, जैसे मैं दे दिया MN, ये देखिए, और जैसे मैं आपको दे दिया यहां पर J और R। अब बोला इन चारों में से 3 में एक सिमिलैरिटी है और एक क्या है, अलग, जो अलग है उसको पहचानो। ये होता है वर्गीकरण। अब देखो ना, दोनों में सेम ही काम तो करना है, समझ आ रहा है, इसीलिए 6 चैप्टर साथ में पढ़ा रहा हूं मैं, दोनों में सेम काम ही तो करना है, यहां पर भी लॉजिक ढूंढना है और यहां पर भी लॉजिक ही ढूंढना है। तो दोनों चैप्टर सेम ही है, वही समझा रहा हूं मैं, दोनों चैप्टर सेम है, अलग अलग नहीं है, इसलिए 6 चैप्टर को शुरुआत में करा रहा हूं मैं। इन 6 चैप्टर में बेस एक ही चलता है, लॉजिक ढूंढो वही चलेगा आपका, इसीलिए ये 6 चैप्टर आपको शुरुआत में करा रहा हूं। यहां से भी भरपूर प्रश्न मिलेंगे आपको, यहां से तो पिछले बार का ही भर्ती परीक्षा देख लेना, प्रश्न मिल जाएगा आपको व्यापम का ही, और पीएससी का तो पूछता ही है यहां से। इसके बाद श्रेणी, ये तो जानते होंगे सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सीरीज में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सीरीज के प्रश्नों की बात करूं तो जैसे नंबर्स को लेकर सीरीज बना दिया, अक्षरों को लेकर के सीरीज बना दिया। जैसे नंबर्स को लेकर के सीरीज कैसा बनाया देखना,
3, 10, 29, 66, 127, 218 क्वेश्चन मार्क। ये देखो, ये सीरीज का प्रश्न है। सीरीज मतलब श्रेणी, संख्याओं का श्रेणी है ये। अब इसमें अगला पद आपको बताना है, तो यहां पर भी क्या करना है, लॉजिक ढूंढना है आपको, किस लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही है। बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो निपट जाएंगे। क्यों निपटेंगे? क्योंकि बुक्स में क्या करेगा ना, बुक्स में ऐसा लिख देगा, ये पता है क्या है, बुक में ऐसा लिखेगा, ये है 1 का क्यूब प्लस 2, ये है 2 का क्यूब प्लस 2, ये है 3 का क्यूब प्लस 2, ये है 4 का क्यूब प्लस 2, ये है 5 का क्यूब प्लस 2, ये है 6 का क्यूब प्लस 2। तो अगला क्या होगा बताओ, अगला क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब 343, उसमें 2 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 345। ऐसा देगा। आपको लगेगा बहुत आसान है ये तो, लेकिन आसान तब रहना चाहिए था जब आप इस लॉजिक को खुद से सोचते। खुद से तो सोच ही नहीं पाएंगे इस लॉजिक को, आप कहां दिमाग चलेगा उतना यार कि 1 का क्यूब प्लस 2 है। सोचो ना, एग्जाम में ऐसा लॉजिक खुद से सोच पाओगे क्या कि सर ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1, उसमें 2 जोड़ने पर क्या आएगा 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें 2 जोड़ने पर कितना आएगा 10, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें 2 जोड़ने पर क्या आएगा 29, 4 का क्यूब कितना 64, उसमें 2 जोड़ने पर 66, 5 का क्यूब कितना 125, उसमें 2 जोड़ने पर कितना 127, 6 का क्यूब 216, उसमें 2 जोड़ने पर कितना 218। तो अगला 7 का क्यूब प्लस 2 कितना 345। पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाते हैं इन चैप्टर्स को, बोलते हैं कि अरे ये सब खुद से देखना, वहीं पे लॉजिक खोज लेना। अरे ऐसा सोच ही नहीं पाओगे। और सीरीज के 3-4 प्रश्न लिख लो, मेंस में 3-4 कम से कम बोल रहा हूं, प्री में ही लिख लो एक प्रश्न, पिछले बार भी आया था एक प्रश्न। और सीरीज का प्रश्न आप देखे ही होंगे, हमेशा पूछता है नंबर्स पे सीरीज और लेटर्स पे, और बच्चे वहीं पे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि कुछ दिख जाए, नहीं दिखेगा भाई, वो ये तो दिखेगा ही नहीं, ये सोच ही नहीं पाओगे, इतना लोड में कहां सोच पाओगे। मैं पढ़ाते समय ये सब बताऊंगा, सोचना नहीं सोच पाओगे। पता है अपन को क्या करना है, अपन को अप्रोच को बदलना है। मैं जब पढ़ाऊंगा सीरीज के चैप्टर को तो आपको पहले मैं बताऊंगा कि सीरीज 2 प्रकार की होगी, या तो डिफरेंस की सीरीज होगी या तो मल्टीप्लीकेशन की। मतलब या तो अंतर वाली सीरीज होगी या तो गुणा वाली। गुणा वाली तेजी से बढ़ेगी, अंतर वाली धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा पूरा लिखवाऊंगा मैं आपको। उसके तहत आप इसको पहचानते, ये सीरीज कौन सा होता अंतर वाला, उसके तहत आप पहचानते इसको कि ये सीरीज कौन सा होता अंतर वाला। तो आप अंतर अंतर ऐसा खेलते, 3 और 10 का अंतर कितना 7, ऐसा अंतर अंतर खेलते आप। यहां पर अंतर कितना होगा 19, यहां पर अंतर कितना होगा 37, यहां पर अंतर कितना होगा 61, यहां पर अंतर कितना होगा 91। ये वाला मेरे को मिल जाए सर, ये वाला अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं ये बता दूंगा ना। देखो ना, जैसे 3 में 7 जोड़ने पर 10, 10 में 19 जोड़ने पर 29, 29 में ये जोड़ने पर ये, इसमें ये जोड़ने पर ये, इसमें ये जोड़ने पर ये, तो इसमें ये जोड़ने पर ये आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये वाला मेरे को चाहिए, ये मिला तो काम मेरा खत्म हो जाएगा। इन दोनों का अंतर को यहां लिखा, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, इन दोनों का यहां, इन दोनों का यहां, इन दोनों का यहां, ये वाला मेरे को चाहिए। अब इस पे दिमाग लगाया, मेरे लिए ये नया प्रश्न हो गया, इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लग रहा है। फिर से मैं अंतर निकाला, यहां कितना 12, यहां कितना 18, यहां कितना 24, यहां कितना 30। ये वाला मिल जाए सर, ये वाला मिल जाए ना तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। अब इसमें दिमाग लगाया, 12 के बाद कितना हो गया 18, 18 के बाद कितना 24, 24 के बाद 30, तो अगला क्या होगा जल्दी बताओ। अगर 12 के बाद 18 फिर 24 फिर 30 तो अगला क्या होगा 36 होगा, 36। अब 91 में 36 जोड़ूंगा तो ये वाला मिल जाएगा मेरे को कितना 127। अब 218 में 127 जोड़ूंगा तो ये वाला मेरे को कितना मिल जाएगा 345। ऐसे अपन उत्तर निकालेंगे। ये मैं बता रहा हूं पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। यही सब दिक्कत है, ये सब चैप्टर छोड़ के जाओगे कभी नहीं बनेगा। श्रेणी के चैप्टर को जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद देखना, आप कोई भी प्रश्न उठाना, कहीं से भी उठाना, वो बनेगा आपसे। 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 10% क्वेश्चन को मैं याद कराऊंगा। और वो 10% क्वेश्चन अभाज्य संख्या करके एक संख्या सुने होंगे, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्राइम नंबर। क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक ही नहीं होता है। सारी बेसिक बातें पहले लिखवाऊंगा मैं, लेकिन आप खुद सोचो ये अप्रोच कहां एग्जाम में दिमाग लगा पाओगे कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। आप दिमाग ये लगाओगे, फटाफट ऐसा डिफरेंस लिखोगे, इन दोनों का अंतर 10 में 3 घटाए कितना 7, इन दोनों का अंतर 19, ऐसे समझ आ रहा है, अंतर ऐसा लिखोगे। ये वाला चाहिए सर, ये मिला ना तो 218 में इसको जोड़ के उत्तर बता दूंगा।
अब इस पे दिमाग लगाया, नहीं लग रहा है, फिर से अंतर लिखा, इन दोनों का यहां, इन दोनों का यहां, इन दोनों का यहां, इन दोनों का यहां। अब समझ आया सर, 12 18 24 30, तो अगला क्या होगा 36। 12 18 24 30, तो अगला 36। ये मिला तो 91 में 36 जोड़ के ये मिल गया, ये मिला तो 218 में ये जोड़ के ये मिल जाएगा। उत्तर निकाले हैं अपन, लेकिन अपन थोड़ा समझ करके निकाले हैं, सोच करके निकाले हैं। ये सोच ही नहीं पाओगे, देखने में अच्छा लग रहा है कि सर ये ज्यादा आसान था, अरे वो सोच ही नहीं पाओगे तो क्या आसान फिर वो। बच्चे क्या करते हैं, सीरीज को, प्रश्न को देखते हैं बुक में, लॉजिक नहीं मिलता, पलटाते हैं, अच्छा ये है, ठीक है, सरल है प्रश्न ये, अरे उस लॉजिक को सोचना है आपको। अब मैं आपको ये प्रश्न बताया था कि 5 का वर्ग 25, 25 के अंकों का योग कितना 7, तो 5 का संबंध 7 से मैं ऐसा लिखा हूं, बताने के बाद कितना आसान लग रहा है ये, लेकिन सोचना टफ काम है। वो आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, वो टफ है। बताने के बाद क्या है, 5 का वर्ग 25 के अंकों का योग 7, तो फिर आप 9 में तो निकाल ही लोगे, 9 का वर्ग 81, 81 के अंकों का योग कितना 9, निकाल लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अरे वो सोचना खुद से है, वो टफ काम है। मैं कैसे सोचूंगा लॉजिक को, उसी के लिए अप्रोच होता है, अप्रोच सीखेंगे आप। अभी केवल मैं फैमिलियर कर रहा हूं आपको चैप्टर के साथ कि चैप्टर में क्या क्या प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सीरीज में नंबर्स को लेकर के सीरीज बनेगा और अक्षरों को लेकर के, अक्षर का मतलब लेटर्स, लेटर्स का सीरीज देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पूरे रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे रीजनिंग का है ये, श्रेणी सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट। व्यापम 15-15 प्रश्न देता था पटवारी आरआई में पहले, उसमें 5-5 प्रश्न आते थे श्रेणी के, ऐसा भी हुआ है। पीएससी का पेपर देखना, 30-30 32-32 क्वेश्चन में 4-4 5-5 प्रश्न श्रेणी के हैं, नंबर और लेटर्स को मिला करके 5-5 प्रश्न, 30-30 32-32 प्रश्नों में सोचो, तो 70-80 प्रश्नों में तो आराम से 4 से 5 प्रश्न देगा। इवन प्री में भी देखना, एक प्रश्न मिलेगा, पिछले बार के प्री में भी यहां से एक प्रश्न आया था। व्यापम का हो, पीएससी का हो, सेंट्रल के एग्जाम का हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्रेणी। आरक्षक दिए होंगे तो वहां पे श्रेणी के भरपूर प्रश्न मिले होंगे आपको, भरपूर मिले होंगे। नगर सैनिक दिए होंगे तो वहां मिले होंगे, अमीन पटवारी दिए होंगे अभी, वहां मिले होंगे। हर एग्जाम में मिलेगा श्रेणी का प्रश्न। ऐसा कोई एग्जाम बता दो जहां पे रीजनिंग हो और श्रेणी का प्रश्न आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं केवल फैमिलियर कर रहा हूं, समझ आया तीनों चैप्टर में कैसा प्रश्न बनेगा। वो प्रश्नों को बनाना कैसे है वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी केवल मैं बता रहा हूं प्रश्न कैसे बनेंगे। लुप्त पद में तो जानते होंगे प्रश्न कैसे बनते हैं। मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म में तो बहुत सारा वैरायटी आ जाएगा। मिसिंग टर्म में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ऐसा बॉक्स बना देगा, ऐसा ये सब दे देगा और ये पूछ लेगा, इसी को बोलते हैं लुप्त पद। कुछ भी बना देगा, देखो एक सर्कल बना देगा, ऐसा कर देगा, ये देखो ये सारा दे देगा और ये पूछ लेगा, कुछ भी पैटर्न में दे सकता है। लुप्त पद में ऐसा दे देगा, ये देखो ऐसे आकृतियों को बना देगा, ये देखिए ऐसी आकृतियां बनाएगा, ये देखिए ये सब दे देगा, ये सब दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा। कुछ भी हो सकता है, ये देखिए ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ये देखिए इस प्रकार के ट्रायंगल बना दिया, ये सब दे दिया, ये देखिए ये पूछ लिया। कुछ भी पूछ सकता है, कोई इसमें पैटर्न फिक्स नहीं है। तो यहां पर भी लॉजिक ही ढूंढना है आपको, लॉजिक ही ढूंढना है। तो अभी तक जो मैं 4 चैप्टर आपको बोला, इन चारों में केवल लॉजिक ही ढूंढना है, केवल लॉजिक। लॉजिक नहीं मिला तो प्रश्न छोड़ दोगे, लेकिन उस लॉजिक को ढूंढने के पहले क्या सोचना है, डेटा को देखना है, क्या अप्रोच फॉलो करना है, वो मैटर करेगा। वही सब सिखाऊंगा, देखना एकदम आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। अप्रोच इतना करा दूंगा मैं, प्रैक्टिस इतना करा दूंगा मैं कि आपसे प्रश्न बनना तय रहेगा। ये 6 चैप्टर तो बहुत आराम से बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चैप्टर बहुत आसान है रीजनिंग के, 6 चैप्टर सबसे खतरनाक हैं। ये तो सुने होंगे कोडिंग डिकोडिंग, कोड को क्या करना होता है, डिकोड, कोड को डिकोड। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो आंसर का कोड मैं ऐसा लिख दिया, ये देखिए आंसर का कोड मैं ऐसा लिख दिया ZMHDVI, और किसी और का पूछ लिया। आंसर का कोड मैं ऐसा लिख दिया, ये देखिए आंसर का कोड मैं ऐसा लिख दिया 26 14 20 19 23 22 18, और किसी और का पूछ लिया। कुछ भी पूछ सकता है वो, कोड को डिकोड करना। आंसर का कोड लिख दिया 80, किसी और का पूछ लिया। आंसर का कोड लिख दिया 6, किसी और का पूछ लिया। कोड को डिकोड करने का मतलब क्या, आंसर का कोड ये है तो आप पहले कोड को क्या करो, डिकोड। एक मैनर में कोड किया गया है, उस कोड को खोजो, उस कोड को क्या करो, डिकोड करो।
कोड को डिकोड, आंसर का कोड ये कैसे लिखा है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत है इसमें, तो वैरायटी बहुत मिलेगा आपको, बहुत वैरायटी मिलेगा। एक चाइनीज कोडिंग करके आता है इसमें, चाइनीज कोडिंग, जैसे पूरा एक स्टेटमेंट लिख देगा, जैसे जनवरी इज कूल मंथ, इसका कोड लिख दिया DASUP, ऐसा लिख देगा पूरा, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद किसी किसी का पूछेगा आपसे। और कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे काला को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला, तो रक्त का रंग कैसा होगा। सिंपल प्रश्न है। तो कोड को डिकोड करना है आपको, समझ आ रहा है। यहां भी पूरा अप्रोच चलेगा, पूरा अप्रोच। और PSC के प्रश्न देखोगे 20-21-22 के तो बहुत टफ रहे हैं, व्यापम की तुलना में PSC के प्रश्न यहां से टफ आते हैं। सिखाऊंगा ये, सबसे पहले इसी चैप्टर पे काम चालू कराऊंगा, देखना कल से। तो ये भी सिखाऊंगा कोड को डिकोड करना। एक और चैप्टर जो लिखा है मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला, ये हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ नहीं करना है, ये आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई शब्द दे देगा, उसमें आपको बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अक्षरों को जमाइए, फिर देखिए कि दाएं से चौथा कौन सा, बाएं से तीसरा कौन सा। कोई वर्ड आपको दे देगा, बोलेगा इस वर्ड के अक्षरों का यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते, बहुत आसान। 4-5 वर्ड आपको दे देगा, बोलेगा अंग्रेजी डिक्शनरी में इनको जमाते तो इनका क्रम क्या होता। समझ आ रहा है। ये आसान चैप्टर है, करीबन 8-9 वैरायटी के प्रश्न यहां से बनते हैं, 8 से 9 वैरायटी के, और उसके बाद कुछ मिले जुले विविध प्रश्न। ये हैं आपके 6 चैप्टर। समझ आ रहा है। प्री में करीबन 5 प्रश्न देंगे ये आपको, और मेंस में 25 से 30 प्रश्न देंगे आपको, 25 से 30। टफ क्यों है, क्योंकि यहां पर लॉजिक ढूंढना है। यहां पर ऐसा नहीं कि मैं आपको स्टेप बता दूं उसको लगाओ और आंसर आएगा ही। समझ आ रहा है। जैसे पासा का चैप्टर हो गया, सुने पासा, डाइस, उसमें ऐसा करना है, कर दिए आंसर आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, संभावनाएं हैं यहां पर, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ऐसा कर करके लॉजिक ढूंढना है अपन को। पासा में क्या है, ऐसा ऐसा करना है, 2 स्टेप लिखवा दिया, वही करिए आंसर आ जाएगा। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या है, ऐसे ऐसे किए, इधर उधर गए, उत्तर की ओर बोला तो ऊपर जाओ, राइट मुड़ने बोला तो क्लॉकवाइज चल दो, लेफ्ट मुड़ने बोला तो एंटी क्लॉकवाइज चल दो, ऐसे जाओ और लास्ट में देखो कौन सी दिशा में जा रहे हो, दूरी कितनी है। मतलब कि प्रश्न बनेंगे ही आपसे, रैंकिंग के प्रश्न बनेंगे ही। उनमें जैसा बोलूंगा, जैसे नियम बताऊंगा, जैसे तरीके बताऊंगा, उस तरीकों के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर संभावनाएं बहुत सारी हैं। ये करके देखा नहीं आया, ये करके देखा नहीं आया, डेटा को देखा ऐसा था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा चला, इसमें डेटा ऐसा था, इसमें डेटा ऐसा आ गया, तो डेटा के हिसाब से अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा आपको। यही कराऊंगा सबसे पहले। ये खत्म हुआ, आपका रीजनिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ आया यहां तक? क्लियर है ये 6 चैप्टर? थोड़ी पिक्चर समझ आ रही किस प्रकार का है? अब इसके आगे के चैप्टर लिखिए। 7वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये जानते हैं कैसे प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएगा ही। पिछले बार प्री में भी आया था, मेंस में भी आया था। ऑनलाइन में समझ आ रहा है सभी को? ये पूरा पिक्चर समझा रहा हूं। रिया, ये रायपुर ब्रांच से चल रही क्लास, बिलासपुर वाले से नहीं चल रही है, रायपुर वाली है ये। बिलासपुर वाली भी आज से स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल से, ये फिलहाल लेकिन रायपुर वाली है। प्रश्न कैसे आते हैं पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से? बताओ कैसे प्रश्न आते हैं, ये जानते होंगे, बोलूंगा तो याद आ जाएगा अभी। ऐसे प्रश्न देखें, यदि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा, तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे देखे वो प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो पहले क्या करेंगे, चिन्हों को परिवर्तित करेंगे, उसके बाद आप क्या बोलेंगे, वी बॉड मास, सुने हैं बॉड मास नियम, वो लगाना है कि पहले भाग होगा, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। बॉड मास नियम पे आता है प्रश्न, गारंटीड, यहां से आता ही है। पिछले बार भी आया था प्री में, आता ही है प्रश्न, अमीन पटवारी में आया था अभी। आसान चैप्टर। देखो इसमें अब जैसा बताऊंगा वैसा करना है, इसमें लॉजिक वगैरह नहीं ढूंढना है, लॉजिक ढूंढो, कोड डिकोड, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान। चलो अगला देखो, अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है आपका दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट।
दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। वही जो बता रहा था, उत्तर की ओर निकले, बाएं मुड़े दाएं मुड़े, बाएं मुड़े दाएं मुड़े, ऐसा घुमाएगा आपको, बोलेगा लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहे हो। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं लेकिन आसान बहुत हैं। अगला रैंकिंग, ये भी आसान है। अब ये क्या होता है, किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से चौथा है, दाएं से 10वां है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। राम और श्याम अपनी पोजीशन को बदल लिए, समझ आ रहा है, राम दाईं और 2 स्थान खसक गया। इसी में आता है ऑर्डर रैंकिंग, राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से छोटा है, मोहन सबसे छोटा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देके आपसे पूछेगा कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, वो सब भी इसी में आएगा, रैंकिंग बोलते हैं इसको। 10वां रक्त संबंध, ये जानते हैं रक्त संबंध तो ना, ब्लड रिलेशन, ये तो जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये सभी जानते होंगे इस चैप्टर के बारे में। ए बी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ऐसे करके स्टेटमेंट देगा और लास्ट में पूछेगा कौन किसका क्या लगता है। आसान है ये। 11वां पासा, सभी जानते होंगे, डाइस जानते होंगे डाइस के बारे में, तो ओपन डाइस क्लोज डाइस दोनों पढ़ना है आपको, खुला और बंद दोनों प्रकार का पासा पढ़ना है। खुला पासा भी पढ़ना है और बंद पासा भी पढ़ना है। खुला मतलब ओपन, बंद मतलब क्लोज्ड, दोनों डाइस पढ़ना है आपको, ओपन भी और क्लोज भी, पासा डाइस बोलते हैं इसको। आसान है ये सब। घन और घनाभ, पासा का ही एप्लीकेशन है, उसी के जैसा मिलता जुलता घन और घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऐसा बोलेगा कलर कर दिए हैं, काट दिए हैं, कितने घन ऐसे बन रहे हैं जिसमें एक ही कलर रंगा हुआ है, 2 कलर रंगा हुआ है, क्यूब एंड क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगला लिखिए असमानता की जांच, असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, ये बहुत आसान है, देखना ये सब चैप्टर बहुत आसान है यार। असमानता की जांच में इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग होता है, ऐसे प्रश्न अगर देखे होंगे तो कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, कथन दिया रहता है, निष्कर्ष दिया रहता है, इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करा रहता है प्रश्न में। ये देखिए ये 5 चिन्हों का उपयोग करेगा प्रश्न में, बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर लगेगा आपको, देखना ये तरीका बताऊंगा शॉर्टकट वगैरह इसका। असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। 14वां चैप्टर लिखिए शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, इसको बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपको 4-5 शब्द दे देगा, उनको लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है आपको, समझ आ रहा है। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपका पहले विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, फिर ज्वाइनिंग आती है, तो ऐसे 5-6 शब्द आपको दे देगा और बोलेगा उनको जमाओ एक सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में, क्रम से जमाना है। जैसे बच्चे का पैदा होने के बाद बच्चे को क्या कहते हैं, उसके बाद जो अवस्था आती है उसको क्या कहते हैं, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, समझ आ रहा है। ऐसे जो वर्ड्स दिए रहेंगे उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है, पूरा जनरल नॉलेज है ये, पूरा जनरल नॉलेज, शब्दों का तार्किक क्रम बोलते हैं इसको। ये सब प्री प्लस मेंस है ना, प्री और मेंस दोनों में कॉमन है ये सब, जितना लिख रहा हूं भी मैं। उसके बाद कुछ चैप्टर में लिख रहा हूं जो कि फिगर्स को लेकर के हैं, फिगर्स को लेकर के, फिगर्स को लेकर के कुछ चैप्टर में लिख रहा हूं, जैसे आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती, ये जानते होंगे आप क्या होता है, त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, वृत्त गिनना, वर्ग गिनना, फिगर दे देगा उसमें कितने त्रिभुज, कितने वृत्त, कितने वर्ग, कितने आयत, ये सब कराएगा। आकृतियों को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, यहां से 2 प्रश्न आया था पिछले बार प्री में, आकृतियों को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृतियों को पूर्ण करना। आकृतियों को पूर्ण करने का मतलब प्रश्न कैसा आता है देखो तो, जैसे
आपको दे दिया है कोई फिगर, इतना सेक्शन दे दिया, इतना सेक्शन छोड़ दिया, अब आपको इसको देखना है, इसको देखना है, उसके बेसिस पे पता करना है कि यहां पर कौन सा पार्ट आएगा। एक आकृति का ये वाला पार्ट अधूरा है, उसको पूरा करना है ऑप्शन को देख करके। ये वाले को देखो, इसको देखो, उसके बेसिस पे ये वाले का पता करो। समझ आ रहा है? फिगर का जैसे मैं बोल दिया इस प्रकार का फिगर है, देखो इस प्रकार का, ऐसे बना दिया, इस प्रकार से बना दिया। अब बोला यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, आएगा ना। तो वही करना रहता है आपको, फिगर को देखिए, फिगर को ऊपर देखिए, इधर देखिए, उसके बेसिस पे पता लगाइए कि यहां पर कौन सा पार्ट बचा हुआ है फिगर का। उसी को बोलते हैं आकृतियों को पूर्ण करना। छिपी आकृति ज्ञात करना, एम्बेडेड फिगर, छिपी आकृति ज्ञात करना, एम्बेडेड फिगर बोलते हैं इसको। छिपी आकृति ज्ञात करना, एम्बेडेड फिगर। छिपी आकृति ज्ञात करने में क्या होगा, देखो पिछले बार का ही सब इंस्पेक्टर का प्रश्न है ये। जैसे एक ऐसी आकृति आपको बना दिया, ये देखिए ऐसी आकृति बना के दिया, अब बोला कि ये आकृति दिए गए फिगर्स में कौन से फिगर में छिपी हुई है। 4 फिगर दे देगा, बोलेगा कौन से फिगर में ये आकृति छिपी हुई है, ढूंढना है। समझ आ रहा है? 4 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स बना करके बोलेगा कौन से फिगर में ये आकृति छिपी हुई है। सिंपल रहता है। आकृतियों में श्रेणी, आकृतियों में श्रेणी, आकृतियों में श्रेणी का मतलब जैसे सीरीज के प्रश्न करा रहा था ना, सीरीज इन फिगर्स, जैसे आपको 4 फिगर दे देगा, 4 फिगर इस प्रकार के दे दिया, एरो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो अगले फिगर में कैसा होगा। समझ आ रहा? आकृतियों में श्रेणी। इसी प्रकार आकृतियों में संबंध देखना, जैसे एनालॉजी की बात कर रहा था मैं, आकृतियों में संबंध देखना, आकृतियों में संबंध देखना, एनालॉजी इन फिगर्स। आकृतियों में संबंध देखना मतलब एनालॉजी इन फिगर्स। एनालॉजी इन फिगर्स का मतलब क्या, जैसे ये वाले फिगर का रिलेशन ये वाले फिगर से है, जैसे एनालॉजी बता रहा था मैं, तो ये वाले फिगर का रिलेशन ये वाले फिगर से है, तो ये वाले फिगर का रिलेशन किस फिगर से होगा, इसको बोलते हैं एनालॉजी इन फिगर्स। सीरीज इन फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और काउंटिंग ऑफ फिगर्स। एक और है जिसको बोलते हैं आप क्या, मिरर इमेज और वाटर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब 10 मिनट का टॉपिक है, इसको तो अभी खत्म कर दूं ऐसा टॉपिक है ये तो बहुत आसान है, तरीके बता दूंगा मैं आपको। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। एसआई का प्री और मेंस दोनों का कंबाइन तैयारी होगा रिया दशरथ, एसआई का है प्री और मेंस दोनों का कंबाइन तैयारी होगा इसमें। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब पता है, जैसे कोई फिगर है, दर्पण को कैसे रखे हैं, वर्टिकल, तो दर्पण में जो इमेज बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे मैं खड़ा हूं, सामने मिरर लगा हुआ है, मिरर में मेरा जो इमेज बन रहा है उसी को मैं क्या बोलूंगा, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण मेरे सापेक्ष कैसा है, वर्टिकल। जैसे आप सुबह जो तैयार होते समय मिरर देखते हैं, वो मिरर कैसा है, वर्टिकल है। तो मिरर सामने लगा हुआ है, मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो मिरर में जो मेरा आकृति बन रहा है, मिरर में जो मेरा इमेज बन रहा है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, मिरर इमेज। समझ आ रहा है? दर्पण प्रतिबिंब के बाद जो जल प्रतिबिंब लिखा है, तो यहां जल से कोई लेना देना नहीं है। जल प्रतिबिंब में मिरर कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो इस फ्लोर पे जो टाइल्स बिछी है ना, ये टाइल्स नहीं है, मान लो ये क्या है, मिरर है, और इसके ऊपर आप खड़े हो जाओ, तो जो इमेज बनेगा मिरर में उसी को क्या बोलेंगे, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। समझ आ रहा है? दोनों में मिरर को ही रखना है, बस यहां पर मिरर को कैसे रखेंगे, वर्टिकल, और यहां पर मिरर को कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल। आप सुबह जो तैयार होते समय मिरर देखते हैं, वो मिरर का कैसा केस है, वर्टिकल। मॉल वगैरह गए होंगे, बड़े मॉल में तो देखे होंगे कभी कभी मिरर पूरा लगा होता है फ्लोर पे, और उस पर आप चलते हो तो आपका इमेज आपको मिरर में दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ये दोनों टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसका तो शॉर्टकट ऐसा है। 3 मिनट का एक शॉर्ट्स बना के डाला था, उसी में खत्म हो जाता है, 3 मिनट में खत्म हो गया था ये टॉपिक। कभी गलती नहीं होगी, पढ़ाऊंगा इसको, सब पढ़ाऊंगा, देखना सब समझ में आएगा। ये 20 टॉपिक लिखा हूं मैं आपके सामने, 20 टॉपिक। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया है, वेन आरेख, बहुत महत्वपूर्ण।
वेन डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। वेन डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेन डायग्राम से तो पिछले बार भी प्रश्न आए थे। वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन आरेख क्या होता है? जैसे तीन शब्द आपको दे दिया मैं, जैसे राज्य, संभाग और जिला। मैं बोला इन तीनों में वेन आरेख बनाओ, कैसा बनेगा? ऐसे प्रश्न देखे होंगे, पिछले बार भी आया था सब इंस्पेक्टर में। तीन शब्द दे करके बोलेगा इन तीन शब्दों में वेन आरेख कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है? कि ऐसा बनेगा, ऐसे चार ऑप्शन देगा आपको। ऐसे प्रश्न भरपूर देखे होंगे, बताऊंगा अप्रोच। एक और वैरायटी का प्रश्न आता है, जैसे त्रिभुज बना दिया, चतुर्भुज बना दिया, वृत्त बना दिया। त्रिभुज बता रहा है कॉफी पीने वालों की संख्या को, चतुर्भुज बता रहा है चाय पीने वालों की संख्या को। फिर बोलेगा कौन केवल चाय पीता है, कौन चाय और कॉफी दोनों पीता है। इस वैरायटी का प्रश्न भी कहां आएगा? वेन आरेख में। इतने जो टॉपिक लिखे हैं ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। दो टॉपिक और लिख रहा हूं, चूंकि पीएससी ले रहा है इसीलिए लिख रहा हूं उसको, एक घड़ी और एक कैलेंडर। मेरे को लगता नहीं कि पूछेगा प्रश्न यहां से, लेकिन पीएससी ले रहा है इसीलिए इसको लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पीएससी पूछता ही है इसको। घड़ी और कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर, इतना प्री से पहले मेरे को कराना है कवर। इतना टॉपिक मेरे को प्री से पहले कैसे भी करके कवर कराना है। इधर पे समय नहीं लगेगा। देखो ये जो टॉपिक है ना, इतने पूरे को होने में 4 घंटा लगेगा, 4 से 5 घंटा। इधर पे समय नहीं लगता है यार, 4-5 घंटे में खत्म। इसी में समय लगेगा, जो लगेगा इसी में समय लगेगा। बाकी ये सब तो 1-1.5 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा, 1-1.5 घंटे में ये पूरा खत्म हो जाएगा। वेन आरेख बहुत लंबा समय नहीं लेगा, पासा बहुत लंबा समय नहीं लेगा, रैंकिंग समय नहीं लेगा। समझ आ रहा है? समय लेने वाले शुरुआत के 6 चैप्टर हैं जो समय सबसे ज्यादा लेंगे आपका। इधर पे काम बहुत आसान रहेगा। तो ये 22-23 चैप्टर जो मैं लिखा हूं, ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। जहां तक मेरे को लगता है घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन मेंस में ही आने चाहिए, प्री में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पीएससी ले रहा है इसीलिए मैंने लिख दिया है सेफ साइड के लिए। ये 23 चैप्टर आपको पढ़ने हैं प्री से पहले। कुछ चैप्टर बचे हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, पजल टेस्ट, न्याय निगमन, सिलॉग बोलते हैं जिसको, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्वधारणा। समझ आ रहा है? आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, आव्यूह हो गया। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये मेंस में आएंगे। इनके बारे में कल थोड़ी चर्चा करूंगा और कल फिर चालू करूंगा पहला टॉपिक। 1 घंटे में वही बोल रहा, बहुत ज्यादा हो नहीं पाता है, इसलिए 2 घंटा लूंगा समय में। नेक्स्ट वीक से, इस वीक बस चलेगा 1 घंटा क्लास, नेक्स्ट वीक से आपका 2 घंटा हो जाएगा। ये समझ आया पूरा? देखो इतना सारा है, कम नहीं है। मैथ्स की तो बात ही नहीं कर पाया मैं आज, मैथ्स की तो बात ही नहीं किया अभी तक मैं। इतने चैप्टर में करा दूंगा, चिंता मत करो, समय नहीं लगेगा इनको कराने में, ये हो जाएगा। प्री से पहले करा दूंगा इतने चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स ऐसे करेंगे ताकि मेंस में भी जो चीजें आए इन चैप्टर से वो बन जाए। 7-8 चैप्टर और हैं जो आपको सेपरेट मेंस में पढ़ने हैं। 7-8 चैप्टर, करीबन 7 से 8 चैप्टर, वो सेपरेट मेंस में है, प्री में नहीं है। वो प्री में वहां से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। इन 6 चैप्टर से मान के चलिए 5 प्रश्न आएंगे प्री में, और इन चैप्टर में से अब 5 प्रश्न वो रक्त संबंध से पूछ सकता है, पासा से पूछ सकता है। इनसे 1-2 प्रश्न बना लेगा वो, 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछेगा, 1 से 2 प्रश्न, एक आध प्रश्न इसका पूछता ही है वो। पासा से पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है। मतलब जो ये बचे आपको दिखाई दे रहे हैं, 4-5 प्रश्न यहां से आएंगे। लेकिन मेंस में इधर से प्रश्न भरपूर मिल जाएंगे आपको। 7 से 8 चैप्टर और बचे हैं जो रीजनिंग के हैं, लेकिन वो प्री में नहीं है। कल उन पे बात करके पहले चैप्टर पे काम चालू कराऊंगा आपको। थोड़ा मैथ्स का भी जानकारी कल दे दूंगा, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है यहां तक? नोट्स बनाएंगे, मैं पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूं क्या क्या करना है आपको। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा। जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा काम करना, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। अपना होशियारी दिखाओगे कि नहीं मैं ये याद नहीं करूंगा, मैं वो याद नहीं करूंगा, मैं बड़ा हूं तो मेरे को ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सब काम करेंगे तो आप वैसे ही बाहर है मान के चलिए। क्योंकि छोटे बच्चों जैसा ही पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। छोटे बच्चों का सिलेबस है, कोई बहुत आईआईटी लेवल का कोई है नहीं इसमें, कोई ऐसा गेट और एमटेक एमबीए लेवल का कुछ है नहीं इसमें। 9-10 लेवल का पूरा पढ़ना है आपको, तो बच्चों जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास नोट्स बना लेना जितना पढ़ाऊंगा, और प्रैक्टिस शीट भरपूर मिलेगा आपको। क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट, इसके अलावा बुक नहीं खरीदना है आपको कोई सा भी। बुक कौन सा खरीदना है आपको? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें रहते हैं पूरे, उसको खरीदना है। अलग अलग पब्लिकेशन का, छत्तीसगढ़ की ही
जो बुक्स रहती हैं, जो अलग अलग पब्लिकेशन वाले छत्तीसगढ़ में हैं, उनका कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लेना जिसमें पीएससी प्री, पीएससी के वनडे एग्जाम्स, पीएससी मेंस, ये सारे प्रश्न हो, व्यापम के सारे प्रश्न हो, मिल जाएगा मार्केट में, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया आपको, खत्म कर दिया, मैं बोला कि मेरे साइड से खत्म, 3-4 प्रैक्टिस शीट मैंने दे दिया, साथ ही साथ करवा दिया है, और नोट्स में मैंने बहुत पढ़ा दिया है, मेरे साइड से पूरा खत्म। अब आप क्या करना, जिस दिन मैंने ऐसा बोला उस दिन से आप चालू करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना, जितने क्वेश्चंस हैं पीएससी व्यापम के सब लगा दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। मैं बाकी जितना पढ़ाऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को लगा देना आप लोग। तो वही बुक खरीदना है बस आपको, अलग से दीपक कुमार, राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव, आर.डी. शर्मा, ये सब नहीं लेना है। जबरन का बोझ बढ़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। विश्वास करिए, जहां पर जुड़े हैं उससे विश्वास करके आगे चलिए, आपको सफलता मिली जाएगी। तो जैसा बोल रहे हैं उस पर विश्वास करिए। पहली बात तो आप जुड़े हैं तो विश्वास करना पड़ेगा आपको। आप एकदम अंधा विश्वास करिए कि सामने वाला जैसा बोल रहा है वैसा करूंगा, खुद से करके देख ले, नहीं निकला तब सामने वाला जैसा बोल रहा है वैसा करूंगा मैं, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैथ्स और रीजनिंग आपका बनेगा ही, अगर मेरे हिसाब से आप चले तो क्लास नोट्स को बहुत अच्छी से बनाना, और प्रैक्टिस शीट को जब जब दूंगा समय समय पे उसको लगा के अगले दिन लाना, उस पर जो भी डाउट रहता है उसका डिस्कशन करता हूं मैं, भरपूर प्रश्न मिल जाएंगे आपको। फिर भी बुक करते हैं बच्चे, इसीलिए बोल रहा हूं कि गणित और रीजनिंग का बुक वही खरीदना बस जो प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्नों को समाहित किया है, चैप्टर वाइज ना, पेपर वाइज नहीं कि मंडी इंस्पेक्टर का अलग पेपर, पटवारी का अलग, आरआई का अलग, प्री का अलग, ऐसा पेपर वाइज नहीं। ऐसा बुक लेना जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रश्न एक साथ हो, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के सारे प्रश्न एक साथ हो, एनालॉजी के सारे प्रश्न एक साथ हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा रखे हैं, ये बुक लेना है बस आपको। और सेम ऐसा ही बुक मैथ्स का, बाकी जितना मैं पढ़ाऊंगा क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट उससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटीड बोल रहा हूं, और सीख के जाएंगे। कल इस पे आगे बात करूंगा। प्री तक पूरा प्री और मेंस का कॉमन टॉपिक खत्म करेंगे, और प्री के जस्ट बाद मेंस का जो बचा सेक्शन रहेगा वो खत्म करेंगे, हर विषय में बोल रहा हूं, यही अप्रोच रहेगा आपका। क्लियर है यहां तक? कल देखते हैं इसके आगे का।